नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। किसान आंदोलन का आज 48वां दिन है। अहम यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इन मामलों पर दूसरे दिन की सुनवाई करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी का भी ऐलान किया। इस समिति के लिए जो नाम सामने आए हैं वो कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद जोशी, अनिल धनवद। इस कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया है। कमेटी की पहली बैठक 10 दिनों के भीतर होगी। इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कमेटी की बैठक में कानून के पक्ष और विपक्ष वाले किसान संगठन हिस्सा लेंगे और अपनी राय से कमेटी को अवगत कराएंगे। इस बीच किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि उनको लगता है कि सरकार की शरारत है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी को वो ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और आपको बता दें, इससे पहले खबर ये भी थी कि पूर्व चीफ जस्टिस देश के जस्टिस आर.एम. लोधा ने एनडीटीवी से कहा है कि मैंने समिति का प्रमुख बनने का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया था। कल उनके नाम की चर्चा हुई थी। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने समिति पर आरोप लगाया कि जिन नामों का ऐलान हुआ है वो सरकार के पक्ष में है और कानून के पक्ष में लिखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। कमेटी के जब चारों सदस्य पहले से ही मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं, खेत और खलिहान की मोदी जी की साजिश के साथ, बेचने की साजिश के साथ खड़े हैं, तो ये कमेटी किसानों से न्याय कैसे करेगी? और आपको बता दें, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कमेटी बनाने का फैसले का भले स्वागत किया हो, लेकिन उनका कहना है कि ये कमेटी पूरे देश की नुमाइंदगी नहीं करती। मेरे साथ भारतीय किसान संघ के ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी दिनेश कुलकर्णी हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले का किसान संघ स्वागत करता है। किसान संघ की बहुत पहले से ही ये इस प्रकार की मांग रही है कि ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों के संबंधित एक निष्पक्ष इस प्रकार की समिति बनकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबकी राय लेकर उसको अमल में लाना चाहिए। इस दृष्टि से ये जो पहल आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई है, उसका किसान संघ ने स्वागत किया है। किंतु ये तीनों कानून जो हैं, ये तीनों कानून देश के 140 करोड़ जनता के साथ में संबंधित है, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो उपभोक्ता हो, सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं। इस दृष्टि से इन सब का इसमें कहीं न कहीं तो भी प्रतिनिधित्व होने की आवश्यकता है। और आज की जो कमेटी घोषित हुई है, उसके संबंधित भारतीय किसान संघ का कहना ये है कि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। इसमें केवल उत्तर भारत का कुछ हिस्सा और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इतना ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय से यही निवेदन रहेगा
कि इसको और वो सर्वसमावेशी बनाएं, इसमें सब प्रकार के विशेषज्ञों को भी लिए जाए, ICAR के कृषि वैज्ञानिक भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऐसे मिलाकर एक अच्छे प्रकार की रिप्रेजेंट करने वाली समिति बनने से इन प्रश्नों का समाधान निकल सकता है। और आपको बता दें, मेरे साथ मेरे अहम सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष भार्गव, साथ ही सौरभ शुक्ला और रविशंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। सौरभ सिंगू बॉर्डर पर मौजूद हैं और आशीष भार्गव हमारे लीगल एडिटर हैं। आशीष, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी, अब कुछ देर पहले हमने किसान संगठनों की बात की है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक समिति का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन इस समिति पर ही सवाल अब खड़े हो गए, तो उस लिहाज से किस तरह की स्थिति बनती है फिर? जी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि नाम अपनी मर्जी से सुझाए हैं, ऐसा चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो खुद तय करेंगे कि उनमें कौन होगा। हालांकि शुरुआत में जब पहली बार दिसंबर के महीने में ये हियरिंग हुई थी तो उन्होंने पी साईनाथ का भी नाम लिया था। कल भी हियरिंग में उन्होंने बताया कि उन्होंने जस्टिस पी सदाशिवम जो चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के, उनसे भी बात की थी कि वो कमेटी को हेड करें, क्योंकि वो एक किसान भी हैं। लेकिन उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया कि उनको हिंदी नहीं आती है और इसलिए उनको दिक्कत होगी। जस्टिस RM लोढ़ा जो भारत के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने भी NDTV को हमने बात की थी उनसे, उन्होंने कहा कि उनसे भी बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने इस कमेटी को हेड करने से इनकार कर दिया। तो लिहाजा ये काफ़ी पेचीदा ऐसा मामला हो गया है जिसमें हम देखें तो तकरीबन सारे पक्ष, एक आधे पक्ष को छोड़कर कोई भी इससे खुश नहीं है कि जो कमेटी के जो सदस्य हैं। और एक बहुत बड़ा दुविधा है सुप्रीम कोर्ट के लिए निधि, ऐसे मोड़ पर आप एक पूरे वर्ग को और करीब 400 से ज़्यादा संगठन बताएं, सबको आप खुश कर पाएँ, संतुष्ट कर पाएँ कि जो कमेटी में रोक रखे गए हैं, जैसा कि उसने दावा किया था कि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोगों की एक कमेटी बनाएगा, तो वो कमेटी वैसी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोबारा से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही जाएगा, जिस पर कमेटी के गठन कर एक बार फिर विचार करने की मांग होगी, जैसा कि अभी हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी बात कर रहे थे उनसे। लेकिन ये समस्या रहेगी बहुत लंबे वक्त तक, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे हर वर्ग को, हर दल को, हर पक्षकार को कि उनके मर्जी के अनुरूप जो है वो कमेटी के सदस्य रहें। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निधि एक अपेक्षा रखी है और इसके साथ साथ एक भरोसा रखा है, उम्मीद रखी है कि उसके इस फैसले से किसान संगठन जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग वापस चले जाएंगे, अपने जीवन की और स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। जिन लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आने जाने का, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, उनकी भी रक्षा होगी और एक माहौल, बेहतर माहौल बनेगा, क्योंकि उसने कानून पर रोक लगा दी है, तो बेहतर माहौल बनेगा कि समिति के सामने अच्छी दौर में बातचीत हो। बिल्कुल आशीष, और ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है अपने आज के आदेश में कि भाई ये किसान लोग हैं, ये भी समिति के सामने पेश हो, है ना, ये भी कहा है। आप हमारे साथ बने रहिए आशीष। मैं सौरभ शुक्ला के पास जाऊंगी जो सिंगू बॉर्डर में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले जो ये किसान भाई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सौरभ वहीं पर मौजूद थे। सौरभ, अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन किसानों से भी एक सवाल ये पूछा जाएगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं आप संदेश दे रहे हो कि आप एक अड़ गए हो, एक अड़ियल रवैया तो नहीं है किसानों पर? ये बड़ा आसान हो जाएगा लोगों के लिए जो नहीं समझ पा रहे इस आंदोलन को, इसको उन पर आरोप लगाने का। आप वहाँ पर जो मौजूद हैं, तमाम किसानों से आपने बातचीत भी की है, उनके जो जहन में सवाल क्या हैं आज? एक तरफ मैं ये भी देख रही हूँ, संघ ने जिस तरह से धन्यवाद किया है कि कमेटी आ गई, लेकिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो किसान भाई हैं, अब उनका क्या रुख है? देखिए निधि, इन किसानों का कहना है जो धन्यवाद भले ही जो लोग कर रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नहीं है। ये 40 संगठन हैं जो देश भर के हैं, जो पूरा आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे और देश भर में। अब हमारे साथ बलदेव सिंह जी, ये भी सरकार के साथ बातचीत में जाते हैं। 40 जो किसान संगठन उनमें सदस्य हैं। सर, आप समिति के सामने बातचीत करने को तैयार नहीं है, इससे संदेश गलत नहीं जाएगा? कहीं ना कहीं ये एक संदेश चला जाएगा कि आपका रवैया अड़ियल है। नहीं, देखिए, आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में, दूसरा 26 के जो जाब्ते में रखने के लिए अपना जो है आंदोलन को, वो वैसे मैं जो बात कर रहे हैं आप, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तय किया है, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए, हमसे उस सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना था। हमारे 8 जो ऑर्गेनाइजेशन
उनको सरकार ने धक्के से सर ये सब घसीटा ठीक है। सर हाँ। सब ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आप मानते सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, हमारे सबसे बड़ा कोर्ट है। अब उसने समिति बना दी है, तो जाने में क्या समस्या है? आप सरकार के साथ बातचीत करने के लिए जा सकते हैं, तो समिति के सामने क्यों नहीं जा सकते? हमसे आज से पहले भी हमें ये संदेशा था, शक था भी जो सरकार है वो आप कुछ नहीं करेगी, अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से कराएगी। इसीलिए हम जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम को महत्व देते हैं। ये कानून है जो तीनों ये संसद ने बनाए हैं, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें दाखिल ना दे, ना हमें किसी कमेटी की मांग की है, इसलिए उसको मानने के लिए हम वादा नहीं है। गलत संदेश नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल जनता में हमारा संदेश जो सही जाएगा, सरकार में गलत जाता है तो जाए। और जहाँ तक हमारा है इस आंदोलन को चलाने का शांतिपूर्वक तरीके से हम चलाएंगे, और जो भी इस बारे में सरकार चाहती है वो कोर्ट से कराना चाहती है। कोर्ट में हम पहले से कह रहे हैं, उसने देश की जो बहुत जो महत्वपूर्ण 4 सदस्य बनाए हैं कमेटी के, उन लोगों को लेकर भी आप लोग थोड़ा सा खुश नजर नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो हम कोई भी कमेटी बन जाए, हमें हमारे से भी बंदे नियुक्त कर दें तो उसको हम उस विषय पर मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो सरकार के नुमाइंदे पार्लियामेंट के नुमाइंदे सरकार में है, इसलिए वो केस को दोबारा पार्लियामेंट में लेकर जाए, राज्यसभा और लोकसभा में, और उसकी संसदीय कमेटी में इस पर विचार करे। वो संसदीय कमेटी या पार्लियामेंट जो हमारे से राय लेगी हम उसको जरूर देंगे। और ये हमें से धक्के से घसीटा गया है, इसमें हम वो तो जो चारों हैं लोग हैं ना, तो आप जो आपके विरोधी हैं, सुनिए, जो आपके विरोध कर रहे हैं वो यही कहेंगे कि ये लोग तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मान रहे हैं, इनको विश्वास नहीं सुप्रीम कोर्ट पर। ये संदेश जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, हम स्पष्ट करना जानते हैं। बोलिए। हाँ, जेड़े आपकी बात ना जिस वजन आप देना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को क्या मैसेज जाएगा, जो हम बोल रहे हैं वही जाएगा कि ये सरकार अपने कंधे से उठा के सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये बात मनवाना चाहती है। सरकार तो जो पहले दिन से हमारे आंदोलनकारियों से बात कर रही है कि कमेटी बना देते हैं, कमेटी से बात करें। हम कमेटी के मामले में तो पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो रिपील कराना चाहते हैं। जिसने बनाया उसने रिपील करने हैं। ये तो उनका षड्यंत्र है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमको इस जाल में फांसना चाहते हैं। बिल्कुल सौरभ, ये बात स्पष्ट आ रही है किसान भाइयों की तरफ से कि ये एक तरह से षड्यंत्र है और उनको फंसाने की कोशिश है, तो वो अपनी बात बखूबी कह रहे हैं। ये तो हमने देखा सिंघू बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों का कहना है। अब रवीश रंजन शुक्ला गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं। रवीश, वहां पे किसान किस तरह से ले रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया? जी देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर भी जो किसान हैं, ये उनका कहना है कि टाइम बाई करने की कोशिश जो है वो समिति के जरिए सरकार करना चाह रही है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में ले आया गया। कुछ हमारे साथ में किसान लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है वो समिति बनाई है, उसके ऊपर आप लोगों का क्या रुख है? वैसे तो आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। मगर जो आज उन्होंने कृत्य किया, हाँ। कल के उनके डिसीजन से, आदेश से तो ऐसा लग रहा था कि वे किसान हित में है, मगर जो आज का जो उनका आदेश है कि समितियां बनाई जाएं, और जो किसान का ये 3 अध्यादेश विरोधी आंदोलन है, इसको गुमराह करने का उन्होंने जो कृत्य किया है, भाई इसमें कमेटी बनाने का कहाँ से आ गया था? वे कोर्ट थी, जो भी आदेशित करते सभी मानते, तो उनको चाहिए। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर में भी भरोसा नहीं है, आखिर किसके ऊपर भरोसा है आपको? कोर्ट का तो हम सम्मान कर रहे हैं। तो कहाँ सम्मान कर रहे हैं? सम्मान कोर्ट का हम ये कर रहे हैं, कोर्ट ने आदेश करा था गन्ना एक्ट में, गन्ना नियम में किसान का भुगतान कराने का, जो आज तक ब्याज नहीं मिला। कोर्ट का हम सम्मान कर रहे हैं। कोर्ट ये तलब करे, चुनावी घोषणा पत्र में जो इन्होंने वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। सर, अगर हम आज की बात करें तो समिति बना दी और ये कहा गया कि किसानों की सारी समस्याओं को जो है वो सुना जाएगा, उसके बाद समिति किस भी सामने आप लोग जाने? इसमें हमारी कमेटी बनी हुई है, हमारे नेताओं का जो भी निर्णय होगा इस पर विचार किया जाएगा और कोर्ट का सम्मान रखा जाएगा। हम तो यहाँ कह रहे हैं, हमारा सुझाव है इसमें किसान आयोग रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो किसान बच जाता, किसान बचेगा, देश बचेगा। कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के आप बताइए कि कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? लोगों का रास्ता आपने रोक रखा हुआ है। काला कानून वापसी तो घर वापसी, काला कानून वापसी तो घर वापसी। अच्छा, काला कानून जिसको आप बोल रहे हैं, तो कृषि नीति जो कृषि बिल बना है वो अगर वापस नहीं करती है सरकार, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उस पर आप लोगों का क्या है? सरकार का मतलब है कि राजा के राज में प्रजा दुखी हो,
जिस नोट पर ट्रैक्टर और किसान की मोहर लगी थी, वो ट्रैक्टर किसान आज सड़क पर खुले आसमान के नीचे है और हमारे 70 लोग कम से कम इसमें शहीद हो गए हैं। एक भी मतलब टिप्पणी व्याख्या उसमें व्यक्त नहीं की गई देश के प्रधान की ओर से, दुख व्यक्त नहीं किया गया। हमें तो बाहरी दुख है कि यहाँ से मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, राजा महाराजाओं से युद्ध हुआ। हम तो बस एक बात कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं नियत में खोट है। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपको। चलिए, तो रवीश, इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए आपका गाजीपुर बॉर्डर से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई ये कह रहे हैं कि वो सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सरकार की किसी शरारती जो उनका कदम है उस पर वो नहीं फंसेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बरेली से भी बहुत बड़ी तादाद में किसान आए हैं। किस तरह से दमखम के साथ आए हैं, ये बातचीत एक छोटी सी आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए देश की बात के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग तक पहुंच रहे हैं। अब बरेली से सैकड़ों लोगों के साथ प्रमोद यादव पहुंचे। इनका कद महज 3 फीट 5 इंच है और उम्र 45 साल है। सुनिए इनके जज्बे को। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम तरह के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। ये प्रमोद यादव जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, बरेली से आए हैं, 30 गाड़ियों समेत आए हैं। कद इनका 3 फुट 5 इंच है, उम्र 45 साल है, लेकिन किसानों का जो समर्थन देने का मनोबल है वो बहुत ऊंचा है इनका। प्रमोद जी, 30 गाड़ियों समेत आप यहाँ पर आए हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग हैं, क्या कारण है जो किसानों को समर्थन देने के लिए आप बरेली से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, लगभग आज 50 दिन हो गए किसानों को सड़कों पर आए हुए हैं और इस सरकार के कानों पर जू नहीं रिंग रही है। और इन्होंने जो फैसला लिया है केंद्र सरकार ने, वो आनंद फानन में अपने किचन कैबिनेट में बैठकर ये निर्णय लिया। इनको चाहिए था कि किसानों से बाकायदा पूछते, और इन्होंने किसानों, जो कि 70% जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, और उसके बाद इन्होंने किसानों से नहीं पूछा। ये इनका बहुत ही बड़ा आत्मघाती फैसला है। और मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और उन केंद्र सरकार को ये कहा है कि आपने जो है बगैर किसानों से मशवरा करे हुए ये आपने 3 कानून जो पास करने को किया है और जो हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज बरेली से चलकर हम लोग आए हैं और साथ में बरेली के काफ़ी संख्या में भी लोग आए हैं, तो किसानों के समर्थन में हम यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, एक बात प्रमोद जी बताइए, आपका कद बड़ा छोटा है, अभी आप मंच पर गए तो तमाम सारे लोग हंस भी रहे थे आपके ऊपर में, लेकिन आप यहाँ समर्थन देने के लिए किसानों को इतनी दूर से आप आए हुए हैं, आप क्या करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने रहे थे तो हंसने का कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ये कहना चाहूँगा कि गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद भले ही मेरे कद से ऊंचा सही, तुम्हारा कद भले ही मेरे कद से ऊंचा सही, पर चढ़ाई पर जो है वो सबको कमर झुकाकर चलना पड़ता है। क्या बात? और हम लोग किसानों के समर्थन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर यहाँ पर आए हुए हैं और किसानों को समर्थन देने के लिए। ये आप देखिए, प्रमोद यादव जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं समर्थन देने के लिए। तो इस तरीके के तमाम सारे जो बुजुर्ग हैं यहाँ बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। तो यही एक खासियत है किसान आंदोलन की कि इसमें हर उम्र, हर तबके, हर जगह के लोग लगातार किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से सुदेश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी मीडिया।
तो आइए सीधे सिंघू बॉर्डर चलते हैं। हरियाणा शिविर में गुरनाम सिंह चडूनी जी, जो अध्यक्ष हैं हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। गुरनाम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है एक समिति बनाकर? देखिए, ये बीच का रास्ता नहीं है। जो कमेटी बनाई है वो एक तरह से सरकारी लोगों की कमेटी है। सरकारी इनको कह सकते हैं कि एजेंट हैं। ये पहले से जो है इन कानूनों के पक्ष में है। पहले से ये लेख लिख चुके हैं इन कानूनों के पक्ष में। चारों लोग ये जो है ये पहले लेख लिख चुके हैं सरकार को। भूपेंद्र मान जी तो सरकार को ज्ञापन भी दे चुके हैं कि ये कानून ठीक है। और ये इनमें से कई लोग तो जो सर्दजोशी किसान लीडर हुआ करता था, जिसने जब WTO लागू हुआ है तब इसने बहुत वकालत की थी WTO की, और उसके बदले सरकार से इसने किसान टास्क फोर्स बना के सरकार ने इसको चेयरमैन बनाया था किसान टास्क फोर्स का, और उसमें कैबिनेट, सेंटर के कैबिनेट मंत्री की इसको पावर दी थी। ये संगठन पहले से सरकार के पास बिका हुआ संगठन है, उसी से ये लोग निकले हुए हैं। भूपेंद्र मान वगैरह और ये जो अनिल धनावत जी है, ये सब लोग वहाँ से निकले हुए हैं। और ये एक तरह से किसानों को धोखा दिया गया है कि किसानों को, देश को गुमराह कर दिया जाए। और एक बात सरकार फिर देश के आगे फैला दे कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जो टीम है उस पे भी ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसा भ्रम लोगों के अंदर फैला दे। जो लोग पहले ही अखबारों में लेख छपवा रहे हैं, पहले ही ज्ञापन दे रहे हैं, पहले ही सरकार के पक्ष में हैं, इन कानूनों के पक्ष में हैं, और ये किसान लीडर नहीं है, ये तो पहले इनका तो पहले से लोगों द्वारा ये नकार दिए गए हैं जब इन्होंने WTO का 20 साल पहले समर्थन किया था। ठीक है गुरनाम जी, तो आप सब पक्ष, आप ये ठीक कह रहे हैं। आपका ये कहना है आप किसान लोगों का कि भाई ये सरकार की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है, शरारत है सरकार की तरफ से। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता था कि आप लोगों के वकील भी आज कोर्ट जाते तो आप लोगों के नुमाइंदे भी समिति में हो सकते थे, तो आप लोगों का पक्ष भी सामने आ सकता था? ऐसा हो सकता था? ये कोर्ट की तरफ से नामों का ऐलान हो गया? देखिए, सवाल इस चीज का है कि हमने कोर्ट में केस नहीं किया है, और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार खुद इन केसों में फैसला ले, और इसको जानबूझ के जो डिले किया जा रहा है या अपने लोगों से ही कोई केस करवा दे सरकार, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? ये तो सरकार के द्वारा किए जा रहे एक चालबाजियां हैं, ये नाम भी सरकार ने ही सुझाए हैं। और ये लोग जो है ये पूरी तरह से सरकार के पक्ष में ये फैसला देने वाले हमें पहले से ही पता है। जब हमें पहले आपका ये कहना है इसलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए जी, और आपके मन में ये विचार है कि ये सरकार का पक्ष ही सामने रखेंगे। सर, आज कभी कुछ देर पहले जो संघ है उनकी तरफ से कहा गया चलिए समिति का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो ये समिति है पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्या आप संघ के साथ मिलकर जो ये पहलू है कि ये समिति पे आप लोगों को जो सवाल है, क्या उस पर आप लोग व्यापक चर्चा कर कुछ रखेंगे सरकार के सामने? जी देखिए, ये तो अभी हमारी मीटिंग में तय होगा। हम मीटिंग करके ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो किसान संघ है वो भी RSS की एक किसान ब्रांच है। RSS द्वारा खड़ा किया गया एक संगठन है, और RSS जो है वो सरकार का ही एक हिस्सा है, या उस द्वारा सरकार जो है वो बनवाई गई है। और अभी जो इसका अगला कदम होगा, इस पे अगला जो भी फैसला लेना होगा वो हम अपनी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाएंगे, और उस मीटिंग में ही हम अगली रणनीति किसकी तय करेंगे। गुरनाम जी, आपकी ये अगली बैठक कब होगी? क्योंकि जो कोर्ट की समिति की बैठक है 10 दिन में होने वाली है, आप लोगों को विश्वास नहीं है समिति के ऊपर, ठीक है। अब आप जो संयुक्त एक बैठक और करेंगे वो कब होगी? कब तक हम किसानों का एक रुख सामने आएगा?
अभी आज तय नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी कल परसों में ही हम वो मीटिंग कर लेंगे। बहुत लंबी उसको टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल बहुत जल्दी मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि आज ही फैसला आया है और फैसला आने के बाद हम इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, तो बहुत जल्दी मीटिंग कल या परसों में बहुत जल्दी रख दी जाएगी। जी, क्योंकि मैं लगातार गुरनाम जी सुन रही हूँ कि जो 26 तारीख का आपका कार्यक्रम है वो जैसा है सुनिश्चित वो चलता रहेगा। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें, लेकिन अब इन कानूनों को लेकर जो रणनीति है, सबसे अच्छी बात यह कि शांतिपूर्वक ये कानून ये पूरा चल रहा है, लेकिन आज जो केंद्र का रुख रहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप उससे भी काफ़ी आहत हैं? अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो कहा गया, क्या उससे आप लोग निराश हुए जो कोर्ट में कहा गया सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से तो चाहे हमें कहा गया और चाहे कहा गया, वो सारा ही निराशाजनक है। और वो सरकार तो एक तरह से जो किसान बैठे हैं इनको किसान ही नहीं मानती। वो तो कभी इनको जो है वो खालिस्तानी बता देते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान से फंड आ रहा है, कभी कहते हैं चीन से फंड आ रहा है, कभी कहते हैं ये पंजाब का मसला है। ऐसे कर करके इसको आंदोलन को गुमराह कर रहे हैं। 2 लाशें हमारी रोज़ जा रही हैं, लेकिन 1.5 महीने से ज़्यादा आज बैठक हो गया है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और जो सरकार है वो एक तरह से हर जगह पे, चाहे वो कोर्ट है और चाहे वो बातचीत है, दोनों जगह पे वो बातचीत को लंबा करने की, टरकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आंदोलन को कहीं ना कहीं तोड़ने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। और अंत में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, ये कहा गया था कि शायद आज ये अगर आपके वकील कोर्ट पे जाते तो ये बात सामने आती। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट सरकार ने कोर्ट में ये कहा है कि हमने कानून बनाने से पहले अच्छी तरह किसान संगठनों से विचार विमर्श किया, लेकिन जब आरटीआई में सामने आया उस जानकारी ये थी कि ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया गया था किसान संगठनों से। तो आपको लगता है कि अब आप लोगों को एक कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, आप लोगों को भी ये अपना एक पक्ष सामने रखना पड़ेगा? देखिए, इन्होंने 5 जून को अध्यादेश लाए थे और अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। इससे कोई देश का नुकसान होने वाला नहीं था, कोई आपातकाल नहीं था कि अगर ये कानून 6 महीने बाद बना दिए जाएं, साल बाद बना दिए जाएं, तो तब तक देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अध्यादेश आपातकाल में लाया जाता है और हमारा आंदोलन 5 जून से पहले भी था। फरवरी में हमने चंडीगढ़ के अंदर रैली की थी, उसमें हमने विरोध जताया था। और 5 जून से लेके और जब तक इन्होंने कानून बनाए उसके बीच हमारे कई आंदोलन हुए। पिपली के अंदर 10 सितंबर को बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें सिर फुटे थे। आप लोगों का लंबा आंदोलन रहा है वो मैं समझ रही हूँ। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सरकार के रुख के बाद मैं कहना ये चाह रहा जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आंदोलन करने के बावजूद भी कानून बनाने से पहले इन्होंने कोई राय नहीं ली। जब आंदोलन पहले से था तो राय लेनी जरूरी थी, अति जरूरी थी। बिना किसान की राय, बिना किसान संगठनों की राय अध्यादेश को कानूनी रूप नहीं देना चाहिए था। उनको जल्दबाजी में कानूनी रूप दिया गया, उसके लिए बहुत जल्दबाजी इन्होंने दिखा दी गई। और आपातकाल का जो था, जो कोरोना का था, कोरोना का फायदा इन्होंने उठाया कि कोरोना में अब मैं तो आपसे बस अब ये कहना पूछना चाह रही थी कि क्या अब आप लोगों की रणनीति में कुछ बदलाव आएगा? क्या आपको इसे और व्यापक गहरा, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, तो क्या इसमें जो कानूनी पहलू है उस पे और थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जहां तक आंदोलन का सवाल है, आंदोलन का सवाल में तो हमारा कोई बदलाव नहीं आएगा। हमारा आंदोलन एज इट इज चलेगा, एक बात। दूसरी बात, कानूनी जहां तक बात है उसके बारे में हम अपने वकीलों से राय करेंगे। जैसी वकील राय देंगे उसके कानून के हिसाब से वो किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और अपनी राय है, अपनी सोच है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देश की बात में और खबरें लेकर आएंगे।
उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से सरकार ने दूसरे प्रदेशों से मुर्गे अंडे मंगाने पर रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू की दहशत से यहां पोल्ट्री कारोबार करीब 80% कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में हर दिन औसतन 30 लाख मुर्गे बिकते हैं। राज्य के 1 दर्जन जिलों में पक्षियों की मौतें हुई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में अयाज इस गुमटी में पिछले 10 साल से अंडों का कारोबार करते हैं। सुबह से कोई खरीदार नहीं आया। कई रोज पहले खरीदे गए अंडे गुमटी में भरे पड़े हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं अंडों की बिक्री पे ही रोक न लग जाए। कितना असर पड़ा कि कितना कारोबार पहले कर लेते थे, अब कितना हो रहा है? 90% कम हो गया है तो कारोबार को छोड़िए, 10% बचा है, बस उतना ही चल रहा है। 10% में क्या कर लेगा आदमी? 3-4 दिन से ऐसी दुकानदारी। यूपी में पोल्ट्री का बड़ा कारोबार है, इससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ यूपी में करीब 30 लाख मुर्गों की रोजाना खपत होती है। होटल रेस्टोरेंट के अलावा पटरी पे भी इसका बड़ा कारोबार है। महीनों चले लॉकडाउन ने पोल्ट्री कारोबार की कमर तोड़ दी। कारोबार संभला तो अब बर्ड फ्लू आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझिए कि 75 ज़िले हैं। हर ज़िले में 200 गाड़ियाँ, हर ज़िले में 200 गाड़ियाँ जाती है। एक गाड़ी में 1500 बर्ड होता है, 2000 बर्ड होता है। उसके हिसाब से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में इसका खपत है। तो वो खपत में आज की डेट में जो गिरावट है वो 80% आ गई है। गोरखपुर में टिकरिया के जंगल के किनारे सैयद इकबाल का विशाल पोल्ट्री फार्म है। इसमें अंडे देने वाली 10,000 मुर्गियां पली हुई हैं। सिर्फ गोरखपुर में 200 से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म हैं। इन्हें कायम करने के लिए पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से करोड़ों का कर्ज ले रखा है। अगर बर्ड फ्लू बीमारी फैली और उसकी रोकथाम नहीं हो पाई तो इस धंधे से जुटे हुए लाख परिवार जो हैं वो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, बैंक का पैसा डूब जाएगा। कानपुर जू में जंगली मुर्गों को बर्ड फ्लू होने के बाद जू बंद कर दिया गया है और काफ़ी पक्षी मारे गए हैं। इसी तरह लखनऊ जू में चिड़ियों के सारे बाड़े बंद कर दिए गए हैं। चिड़ियाघरों में मांसाहारी जानवरों को मुर्गे खिलाने पर रोक लगा दी गई है। सरकार कहती है कि वो इसे फैलने से रोकने का पूरा इंतजाम कर रही है। हम पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और बर्ड फ्लू किसी कीमत पर हम अपने प्रदेश में नहीं फैलने देंगे। मुझे मालूम है एक हमारे कुक्कुट पालन वाले लोग इससे चिंतित हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं, हम पूरी तरह से सतर्क हैं। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से ज़्यादा बर्ड फ्लू की दहशत है। अभी जब कारोबार इतना कम हो गया है तो अगर केसेस बड़े पैमाने पर निकल आएंगे तो पोल्ट्री उद्योग का क्या होगा समझा जा सकता है। गोरखपुर में सलीम, कानपुर में अरुण और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।